भूजल संचय को लेकर आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में जिस तरीके से कार्यक्रम किया और उन्होंने बताया कि जो जल है वो जल हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। भूजल की बात करें तो उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से इस जल के साथ साथ जो बारिश की बूंदें हैं हमें उनको भी कहीं ना कहीं संचय करना चाहिए। जिस तरीके से लगातार जल के संचय को लेकर बात चल रही है, किस तरीके से भूजल संचय को इकट्ठा किया जाए। वहीं अगर हम बात करें तो भारत में कई नदियां ऐसी हैं जो समाप्ति की ओर नज़र आ रही हैं। ऐसे में 60 ऐसी नदियां हैं जिनको दोबारा पुनरावृत्त फिर से सही करी गई हैं। आखिर जिस तरीके से इस जल संचय के द्वारा कहीं ना कहीं किसानों को लाभ होता है, सिंचाई को लेकर माना जाए तो ये बड़ा उपयोगी होता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज लोक भवन में ये कार्यक्रम किया गया और उसमें उत्कृष्ट और विशिष्ट गण जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित भी किया और उनका साफ कहना था कि आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश इसी तरीके से अपने कार्यों द्वारा जाना जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में किसी तरीके की कोई कसर मुख्यमंत्री छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो जल संचय के माध्यम से हो या अन्य किसी भी मामले को लेकर हो। लगातार जिस तरीके से रोजगार को बढ़ावा देना, किसानों के प्रति सोचना, युवाओं के लिए बात करना, महिलाओं की बात करना, अपराध पे रोक लगाना, लगातार शिकंजा कसना, ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्य हैं। ये कार्य वो कार्य हैं जो लोकसभा 2024 में कहीं न कहीं दिखाई पड़ेंगे कितना इससे लाभ हुआ। जिस तरीके से लगातार उनकी जागरूकता देखने में मिल रही है, उससे पूरी तरह से उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है कि जो वादों को पूरा करती हुई नज़र आ रही। जिस तरीके से 80 की 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही है वो भी कहीं ना कहीं पूरा करती हुई नज़र आएगी। अब लोकसभा 2024 के चुनाव में किन रणनीतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराती है ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़ लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश की रणनीतिक मामलों में बात किया जाए तो राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है। अब जिस तरीके से कल BL संतोष जो कि संगठन की मजबूत कमान संभाले हुए हैं वो लखनऊ पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 80 सीटों को जीतने का दावा है उसको कहीं ना कहीं पास होने के दिशा में लाते हुए नज़र आएंगे। जिस तरीके के वादे हैं वो वादे किस तरीके से पूरे हों इस पर कहीं ना कहीं मंथन भी होगा। कल BL संतोष कोर कमेटी के साथ बैठेंगे और बैठकर चर्चा करेंगे कि किन रणनीतियों के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ के जीता जाए। उसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। वो भी इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर किन विषयों के साथ यह चुनाव लड़ा जाए और कि जो योजनाएं दी गई हैं उनको जन तक पहुंचाया गया है उससे लाभ मिले, इन विषयों की भी चर्चा की जाएगी। BL संतोष जिस तरीके से लखनऊ पहुंच रहे हैं वहां पर मुलाकात करेंगे और लोगों से बात करेंगे और उनका कहना जो महाजन संपर्क अभियान को चलाया गया, बड़े ही विशाल रूप में ये महाजन संपर्क अभियान चला और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों की उपलब्धियों का व्याख्यान किया गया। आखिर जिस तरीके से यह जिम्मेदारी लोगों को दी गई थी वो जिम्मेदारी कितनी पूरी की है
इस पर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही ये चर्चा रहेगी कि महाजन संपर्क अभियान का आने वाले चुनावों में कितना लाभ मिलता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके के कार्य हैं उन कार्यों से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अच्छे कार्य लगातार करके अपने दावे और वादों को मजबूत करती हुई नज़र आ रही। बूथ से लेके मंडल, बूथ, विधायक, मंत्री, सांसद सभी जुट गए हैं लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जिताने के लिए और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से राजगद्दी पे बिठाने के लिए। विपक्ष जिस तरीके से लगातार हमला बोल रहा है, एकजुट हो रहा है, ऐसे में कल BL संतोष आकर रणनीति बनाएंगे और मंथन करेंगे और 22 और 23 को जिस तरीके से पूरी चर्चा रहेगी और उसके बाद वो दिल्ली को रवानगी करेंगे, तो जिस तरीके से 2 दिन में पूरी संभावनाएं हैं कि जो रणनीति बननी चाहिए वो रणनीति बनकर साफ होती नज़र आएगी और लोकसभा 2024 के चुनाव में एक बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश का जो वादा है 80 सीटों का, वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आएगा। देखना ये होगा कि जिस तरीके की रणनीति है, जो रणनीति बनेगी, इससे लोकसभा 2024 में कितना लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। फैजान अंसारी के मामले में अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है पूरी तरह से पल्ला झाड़ती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि NIA की टीम द्वारा फैजान अंसारी को यूपी से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उसके ISIS के जो है लिंक निकल करके आ रहे हैं। NIA द्वारा पूछताछ में जानकारी मिली है कि उसके जो लिंक हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो प्रोक्टर वसीम अली हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि फैजान अंसारी नाम का कोई भी छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब तक नहीं तालीम ना पढ़ा है, ना कोई तालीम हासिल की है। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उनका सीधे तौर पर कहना यही है कि जो फैजान अंसारी जो छात्र है वो कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पूर्व में तालीम उसने की है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कई ऐसे स्कूल हैं। हालांकि उसका पूरा रिकॉर्ड अभी तक खंगाला जा रहा है। अभी तक के रिकॉर्ड में उसका कहीं तभी जिक्र ये नहीं आया है कि उसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तालीम की है या यहाँ का छात्र रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि NIA द्वारा जो पूछताछ उससे की जा रही है, आने वाले समय में क्या रिकॉर्ड उससे निकल करके आ रहा है, किस तरीके के उसके संबंध यहाँ पर हैं या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उसका कोई नाता है या नहीं है। बीते दिनों भी NIA की टीम द्वारा थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक मकान में जो है तलाशी की गई थी, उसमें कई ऐसे सामान निकल करके तथ्य सामने आए हैं जिसको NIA द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। हालांकि जो फैजान अंसारी है उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का भी रिकॉर्ड जो है खंगाला जा रहा है। अब तक के रिकॉर्ड में अभी तक AMU ने पूरी तरह से फैजान अंसारी के मामले में पल्ला झाड़ दिया है। उनका सीधे तौर पर कहना यही है, इस नाम का कोई भी छात्र यूनिवर्सिटी में अब तक नहीं पढ़ा है। आने वाले रिकॉर्ड जो खंगाले जा रहे हैं उसका सामने आने पर ही पता चलेगा कि उसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कोई नाता रहा या नहीं। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज़। बांदा में बंद मुख्तार अंसारी पूर्व बाहु विधायक की मुश्किलें अब दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अब एक नया मामला मुख्तार अंसारी पर आया है और आयकर विभाग की टीम ने पिछले 24 घंटे में लगातार 7 से 8 घंटे तक मुख्तार अंसारी से पूछताछ करती रही। हालांकि मुख्तार अंसारी के फाइनेंसर मैनेजर गणेश दत्त मिश्रा की निशानदेही पर मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई है। हालांकि गणेश दत्त मिश्रा ने बताया कि मुख्तार अंसारी की जो अकूत संपत्ति है उसमें गाजीपुर, बनारस और मऊ जनपद में 150 करोड़ की अकूत संपत्ति बताई जा रही है, जिसको लेकर के कल देर शाम सूत्रों से हवाला आया है कि मुख्तार अंसारी से आयकर विभाग ने मंडल कारागार में 7 से 8 घंटे तक पूछताछ की है। हालांकि इस दौरान मुख्तार अंसारी का गला भी सूखता रहा,
जिससे वो उसने आयकर अधिकारियों से पानी मांग करके भी पिया है। हम यूं कह सकते हैं कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। हालांकि ये मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि 2024 की लोकसभा चुनाव के पहले मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मिर्ज़ापुर पहुँचे। उन्होंने 2 संतों से मुलाकात की और सबसे पहले वो चुनार स्थित तख्तेशगढ़ आश्रम में अड़गड़ानंद बाबा के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने विश्राम कक्ष में विश्राम किया। उसके बाद बाबा से मिले और कुशल क्षेम पूछा। मोहन भागवत ने कहा कि इस आश्रम में आने की मेरी बड़ी इच्छा थी और आज वो पूरा हुई। बाबा द्वारा लिखी गई पुस्तक यथार्थ गीता के बारे में भी उन्होंने जाना। उसके बाद 4.5 घंटा तक मोहन भागवत वहाँ पर विश्राम किए और बाबा से हालचाल मुलाकात किए। तत्पश्चात श्री मोहन भागवत का रेला विंध्याचल के लिए रवाना हुआ और वो दूसरे संत जो देवरवा बाबा के शिष्य बताए जाते हैं, देवरवा बाबा आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर पहुंचकर बाबा से मिले और उनका कुशल क्षेम पूछा और वहीं पर विश्राम किए। शाम के वक्त संध्या आरती उन्होंने किया और वहाँ पर स्थित हनुमान जी के मंदिर में विधिवत पूजा पाठ किया। और जैसा कि पिछले बार भी वो कर चुके हैं कि वो जब आते हैं 51 मन लड्डुओं का भोग चढ़ाते हैं भगवान को, तो इस बार भी उन्होंने 51 मन लड्डुओं का भोग श्री हनुमान जी को चढ़ाया और विधिवत पूजन पाठ करने के बाद रात्रि विश्राम उसी आश्रम में किया। सुबह भागवत सीधे विंध्याचल धाम आए। वहाँ विंध्याचल धाम आने के बाद वो माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किए। उस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। डीएम एसपी सारे अधिकारी भी लगे हुए थे। मोहन भागवत को दर्शन पूजन स्थानीय विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कराया और उसी समय मिर्ज़ापुर की जिला अधिकारी दिव्या मित्तल और एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने भी मोहन भागवत को माँ विंध्यवासिनी का चित्र देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद श्री मोहन भागवत वाराणसी के लिए रवाना हुए। मिर्ज़ापुर से प्राइम न्यूज़ के लिए समरचंद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कल पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें वे जनपद मुजफ्फरनगर के सुक्कर तीर्थ नगरी में पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद वे लगभग 12:20 पर सुक्कर ताल पहुंचेंगे। और सबसे पहले वे वहां पर पहुंचने के बाद जो हेलीपैड है, हेलीपैड के नजदीक ही लगभग 5 पौधे लगाकर वहां पर वृक्षारोपण करेंगे। अब हम इस वक्त मौजूद है सुक्कर तीर्थ नगरी में, जहां पर पुलिस की जो पूर्ण तैयारियां हो चुकी है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा जहाँ पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, किस तरीके से उनके जो यहाँ पर मौके पर किस तरीके तैयारियां लगी हुई है। और वहीं आपको बताना चाहूंगा उसके साथ साथ जो एसपी देहात है अतुल श्रीवास्तव है लगातार पुलिस कर्मियों के साथ जो प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकारी है उनके साथ मीटिंग ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कल 12:20 पर आने के बाद मुजफ्फरनगर जो डीएम अरविंद मलप्पा भंगारी है, वहीं उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर एसएसपी सहित पुलिस प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखता नजर आ रहा है। वहीं उनकी सुरक्षा में किसी तरह से कोई भी चूक न हो, जिसको लेकर पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से निगरानी रहेगी। वहीं वह उसके बाद साधु संतों से संवाद करेंगे। वहीं उनका जो सुक्कर तीर्थ नगरी में आने का उद्देश्य है, जो साधु संत काफी समय से सुक्कर तीर्थ नगरी को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो गंगा की निर्मल धारा है उसको भी लाने की मांग कर रहे हैं। मैं उसके साथ वे साधु संत के साथ एक संवाद करेंगे। फिर उसके बाद जो जनप्रतिनिधि है और जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे। वहीं अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज़, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जेलों की सूरत अब बदली सी नजर आने लगी है। जेल में बंदियों को अब वो हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है।
जो लंबे समय से जेल के बंदी को नहीं मिल पाती थी। इसी क्रम में शाहजहांपुर की जिला कारागार के जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने सामाजिक सहयोग से एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन में आमंत्रित शाहजहांपुर के जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने फीता काटकर इस शिविर का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि शहर से लेकर शहर के बाहर से तक के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा जेल के बंदियों की जांच की गई, उनका ईसीजी किया गया और उनको स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी दी गई। इसके अलावा जो दवाइयाँ दी गई वो भी बिल्कुल निःशुल्क दी गई। इस शिविर में करीब 350 पुरुष और महिला बंदियों को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंचा है। तो इस कार्यक्रम के दौरान कई समाज सेवी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि जेल में बंद बंदियों के स्वास्थ्य की विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए और जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने जो ये एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया है, ये बेहद ही सराहनीय कार्य है। इस तरीके से जो जेल में बंद बंदियों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती थीं, जो उनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती थीं, ऐसे शिविर को लगाने से और भी इसके अलावा भी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भी उन्होंने जेल अधीक्षक मिजाजी लाल को निर्देश दिए हैं। तो वहीं जेल में इस शिविर के बाद बंदियों के भी चेहरे खिल उठे हैं। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। आपको बता दें कि जनपद हरदोई में 141 मदरसे संचालित हैं। अगर विगत वर्ष की बात की जाए तो यहाँ पर उन मदरसों में छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 25,000 से अधिक थी। जब उनको शासन के निर्देश पर आधार से सीडिंग कराए गए, उनके नामांकन को, उनके संचालित खातों को, तो संख्या घटकर मात्र 15,000 से अभी नीचे पहुंच गई है। अगर एक ही वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए का घोटाला नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि वर्षों से अल्पसंख्यक जो मदरसे हैं वहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाती थी, छात्रों को वहाँ पर संख्या के अनुसार उनके खातों पर धनराशि भेजी जाती थी। अब घोटाला कहाँ हुआ ये जांच का विषय है। आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बिजली विभाग की लापरवाही लोगों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है। इस महीने की अगर बात करें तो बिजली विभाग की लापरवाही से 2 बड़े हादसे हुए। इन हादसों की वजह जो है वो बिजली के जर्जर तार बताए जा रहे हैं। पहला हादसा जिले के सैसबान कोतवाली क्षेत्र में हुआ, तो वहीं दूसरा हादसा देर रात बिशौली कोतवाली क्षेत्र में हुआ, जिस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जिले के बिशौली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां देर रात घर के बाहर सो रहे एक परिवार के ऊपर बिजली का जर्जर तार जो था टूटकर गिर गया, जिससे मौके पर ही मां बेटी और एक बेटे की मौत हो गई और परिवार के 5 लोग जो हैं घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वही घटना के बाद सीओ बिशौली और एसडीएम बिशौली ने घटना स्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। आपको बता दें, जिले में लगातार बिजली व्यवस्था की लापरवाही के चलते जर्जर लाइनें जो हैं हादसे की वजह बन रही है। वहीं इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जिले में जर्जर लाइनों की वजह से हादसे हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, बदायूं। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां पहले यमुना नदी का कहर था, अब हिंडन नदी अपना कहर ढा रही है। आपको बता दें, जनपद बागपत में यमुना नदी में जो बाढ़ आई थी उससे कई स्थानों पर पानी भर गया था और बांध टूटने से स्थिति काफ़ी विकट हो गई थी। अब बात करें बाढ़ की तो हिंडन नदी जो है अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके चलते सरफाबाद जो विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय नज़दीक एकदम हिंडन के है, उसमें जो बाढ़ का पानी भर गया है।
जहां बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें स्कूल प्रशासन की बच्चों की, तो बच्चों ने बताया कि 3 दिन से पानी में बाढ़ आई हुई है। यहाँ जो ईंधन का पानी है विद्यालय के अंदर घुसा हुआ है, जिसके चलते उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो पानी में सांप तक आ जाते हैं, जो बच्चों के लिए जीवन के लिए हादसा हो सकते थे, खुद जो है काम हो सकते थे। परंतु स्कूल प्रशासन द्वारा इन तमाम सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो है बच्चों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। बच्चों की छुट्टी के लिए 5 दिन के लिए जो बच्चों की जो छुट्टी है, तमाम जो बच्चे हैं वो अपने घर चले जाएंगे। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ईंधन का जो पानी, ईंधन अपना जो कहर दिखा रही है, उसके बाढ़ का पानी विद्यालय के अंदर तक घुस गया है। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर हम खड़े हैं। मेरे पीछे जो बाढ़ का पानी है, ईंधन का जो पानी है, विद्यालय के अंदर काफ़ी दूर तक घुस गया है। बिल्कुल एकदम जो स्कूल का मैस है उसके पास जो चारों तरफ को ईंधन का पानी घूम रहा है, जहां बच्चों के साथ साथ स्कूल प्रशासन के लिए, जो छात्रावास से जो है उसमें रहने वाले बच्चों के लिए, उनसे स्टाफ के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप मेरे सामने, मेरे पीछे बिल्कुल देख रहे हैं, जहाँ बच्चे भी परेशान हैं, उनके अभिभावक भी परेशान हैं। कुछ अभिभावक से जो बात की है, जो बच्चों को लेने के लिए आ रहे थे, उन्होंने कहा है कि बताया कि स्कूल विद्यालय से प्रशासन द्वारा उनको फ़ोन किया गया है बच्चों को ले जाने के लिए। उसके चलते वो बच्चों को लेने के लिए आए हैं, जिसका कारण उन्होंने बताया कि विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस गया है, जो देर सवेर कभी ना कभी जो बढ़ सकता है, जो बच्चों के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता था। विद्यालय प्रशासन द्वारा तमाम जो परेशानी को देखते हुए बच्चों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। कम से कम 5 दिन के लिए जो बच्चों को जो है स्कूल से जो छुट्टी कर दी गई है। बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। जहाँ कुछ बच्चों से बात भी हुई है तो उन्होंने अपनी परेशानी बयां की, परेशानी बताई है। कुछ अभिभावकों से बात हुई थी, उन्होंने अपनी परेशानी बताई है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, परेशानी का सबब है ईंधन का पानी, जिस प्रकार बढ़कर विद्यालय के अंदर पहुंच गया है, विद्यालय गेट में एंट्री कर गया है। कहीं ना कहीं एक परेशानी का, बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इन तमाम जानकारी के साथ मैं कैमरामैन अमितपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़, बागपत। आधुनिक उपकरण जहाँ एक और लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं बच्चों को गलत हानिकारक चीज़ें भी पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जहाँ किदोई नगर थाना क्षेत्र के एक स्वरूप नगर स्कूल में एक बच्चे ने क्रिश फिल्म देख करके पहली मंजिल से ही छलांग लगा दी। आपको बता दें कि वो क्रिश फिल्म देख करके ही इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था कि उसने स्कूल जा करके पहली मंजिल से छलांग लगा दी। वहीं इस परिजनों का कहना है कि वो कल से ही क्रिश फिल्म की बातें कर रहा था और लगातार क्रिश फिल्म देखने की भी बात कर रहा था। जो फिल्म ना आने के कारण उसने कल मोबाइल में कुछ वीडियो क्लिप भी देखे थे। इसके बाद में जो उसके साथ में पढ़ने वाले छात्र थे, उन्होंने भी इस प्रकार की घटना का खुलासा किया। वहीं पर स्कूल के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटनाक्रम कैद हो गया और किस प्रकार से बच्चा छलांग लगा रहा है ये भी वीडियो में देखने को मिल रहा है। वहीं पर जिस प्रकार से अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखना चाहिए, कहीं ना कहीं ये बातें उनके परिजनों को भी ध्यान रखनी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज़, कानपुर। जनपद अमरोहा के कांट रोड चिकन होटल के सामने का पूरा मामला है, जहां पर एक हरा भरा आम का बाग जो लोगों ने काट लिया है और काटने के बाद रातों रात उसको निस्तेनाबूद कर दिया है और उसके जुताई के बाद उसमें प्लॉटिंग शुरू करने की उनकी अब रणनीति चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के कांट रोड की, जहां पर काफ़ी पुराना एक आम का बाग हुआ करता था और उसको जो भूमाफिया हैं उन्होंने प्रशासन की मिली भगत कही जाए इसको या क्या कहा जाए कि उनसे मिलकर रातों रात उस आम के बाग पर कटान शुरू कर दिया और बाग का नामो निशान उन्होंने वहां से मिटा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी की, जहां यूपी में लगातार जो सरकार है वो लगातार पेड़ लगाने की बात कर रही है, लगातार नई नई स्कीमें पेड़ों के साथ लगाने की बात कर रही है, जिससे कि हमारे समाज को ऑक्सीजन मिल सके और यहाँ बीमारियों से राहत मिल सके। मगर जो भूमाफिया हैं वो लगातार बाज नहीं आ रहे हैं, वो पेड़ों को जड़ से मिटाने में लगातार अपने चंद लालच के चक्कर में जुटे हुए हैं। वो लगातार जो आम के बाग हैं, हरे भरे आम के बाग हैं, आम को यहाँ राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया है जो यूपी में, और उसके बावजूद भी जो आम की नस्ल है उसकी आम की नस्ल को मिटाने में यहाँ के भूमाफिया लगे हुए हैं। जो यहाँ जो अमरोहा जनपद की पहचान आम से की जाती है, मगर जो कुछ भूमाफिया है कुछ पैसों के चंद लालच के चलते